आरबीआई गवर्नर की तरफ से तीसरी पॉलिसी और बेहद दमदार पॉलिसी जहां पर 0.5% ब्याज दरों में कटौती की गई है और ये पॉलिसी बहुत ही जबरदस्त रही है। और नेहा, अगर मैं एक इशारे में बताना चाहूँ कि ये पॉलिसी कैसी है तो मुझे इजाजत दें। बिल्कुल, ये है पॉलिसी। ऑफ कोर्स, ये गवर्नर साहब की पॉलिसी है जो जबरदस्त है। माय गॉड, अग्रेसिव। इससे बढ़िया पॉलिसी आप सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। क्या कुछ खास है पॉलिसी में, मैं जल्दी से बता दूं, उसके बाद एक्सपर्ट से करेंगे हम बात। पहले 1/4% नहीं, पूरी 0.5% ब्याज दरें घटी है। दूसरा, उससे बड़ा तोहफा सीआरआर कट का, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा था, चर्चा नहीं कर रहा था कि सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी है ओएमओ के चलते, लेकिन सिर्फ 1/4 नहीं, 0.5% नहीं, 1% सीआरआर कट करना मतलब आप समझिए 2.5 लाख करोड़ ये लीजिए आपके हाथ में। गजब का एक्शन। तीसरा, एमपीसी में रुक अब अकोमोडेटिव से बदलकर न्यूट्रल किया। फिर महंगाई पिछले 6 महीने से आरबीआई के 4% के टारगेट के नीचे है और इस बार महंगाई का टारगेट उन्होंने वित्त वर्ष 2026 के लिए और 30 बेसिस पॉइंट घटाकर 4% के आसपास किया, 3.7%। ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए रेट कट का एग्रेसिव फैसला लिया है आरबीआई ने। जीडीपी का अनुमान जरूर 6.5% पर रखा है, लेकिन मैं कह सकता हूं दावे से जो पॉलिसी गवर्नर साहब ने दी है, ये जीडीपी का अनुमान उनका कम है। यहां पर वो कंजर्वेटिव है, इससे कहीं बेहतर कोई बड़ी बात नहीं। 7% के ऊपर की जीडीपी दिखे। सामान्य मानसून से फसलें अच्छे रहने की उम्मीद है। ग्लोबल अनिश्चितताओं के माहौल में भारत की ग्रोथ मजबूत रहने की उम्मीद है और ये पॉलिसी उस तरह से पूरी तरह से उसको सपोर्ट करती है। और ओएमओ के जरिए सिस्टम में नकदी की कमी से सरप्लस में नकदी आती दिख रही है। क्या गजब की पॉलिसी है ये है पॉलिसी की खास बातें इनमें। सर, बाजार ने हूबहू वही रिएक्ट किया जैसे आपने कहा था। 56,000 के ऊपर 300 पॉइंट की स्ट्रेंथ और आपने कहा था निफ्टी बैंक भागा तो बैंक निफ्टी ये निफ्टी को लेके जाएगा। बिल्कुल, और बाजार के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार पॉलिसी है। कोई बड़ी बात नहीं कि थोड़ी देर में आप बैंक निफ्टी को लाइफ हाई नया बनाते हुए देखेंगे। उससे मुश्किल से 60-70 पॉइंट दूर है और अगर बाजार को रेंज से बाहर निकलना है तो इससे बेहतर, इससे बढ़िया पॉलिसी हो नहीं सकती। जहां पर एक और रेट कट का सिग्नल बेहद साफ, एग्रेसिव रेट कट, दूसरी ओर सिस्टम में जितनी आप उम्मीद करो उससे बेहतर आपको साफ तौर पर लिक्विडिटी देते दिख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट सारे हमारे साथ हैं और शुरुआत करता हूं सबसे पहले चड्ढा साहब, आपसे शुरुआत करना बनता है। आपके दिल की बात, आपके दिमाग की बात गवर्नर साहब ने सुनी, बधाई। 0.5% की कट, खुश तो बहुत होंगे आज आप। अनिल जी, लग रहा था क्योंकि आप देखिए ना, और आप देखिए उनके पूरी पॉलिसी में उन्होंने ये बोल दिया कि मैं जो करना था मैं एक ही बार में कर रहा हूँ। मैं सीआरआर कट भी दे रहा हूँ 100 बेसिस पॉइंट 3-4 ट्रंच में। मैं 50 पैसा रेट कट भी दे रहा हूँ क्योंकि फिस्कल सिचुएशन टाइटन है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रंट लोड करना, सारा भार लेना ज़रूरी था। तो ऐसा मुझे लगा, मुझे पहले से पता नहीं था, बट ऐसा एक गट फील था। दूसरा, आप देखिए ये एक साथ अनिल जी इन्होंने ब्रह्मोस, पिनाका और आकाश तीनों एक्टिवेट कर दिया है। ब्रह्मोस रेट कट हो गया, क्या बात है, आपका पिनाका हो गया सीआरआर कट, और आकाश जो है वो उसको अकोमोडेटिव स्टांस चेंज कर दिया। ऑफ कोर्स। तो आप न्यूट्रल पे आ गए कि कल को जरूरत पड़ेगी तो डिफेंड भी करेंगे। तो मुझे लगता है ये बेस्ट आरबीआई पॉलिसी बहुत समय बाद मैंने देखी अनिल जी, और बाजार बहुत रिएक्ट करेगा। मैं बहुत खुश हूं कि इंडिया फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे गूज बम्स हो रहे हैं इस वक्त। मतलब ऐसा रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वाकई में एक आपके पास ऐसा रेगुलेटर है जो समय से आगे सोचकर और बोल्ड को लेकर देश की ग्रोथ के बारे में सोचा। अजय कंवल साहब, सीआरआर कट क्या वाकई में कहीं दूर दूर तक सोचा भी था कि इसकी जरूरत भी है और आएगा तो भी 1%? अनिल जी, मैं भी आपकी तरह जी सर। कई बार आप पूछते हैं ना कि 10 on 10 कितना दोगे आप, और मैं कभी आंसर नहीं कर पाता, पर मैं आज बोल सकता हूँ कि ये कम से कम 15 on 10 है। हाँ हाँ, नो डाउट अबाउट इट। क्या बात। इन्होंने साफ, मतलब सी थॉट प्रोसेस, सपोर्टिव पॉलिसी इन द लाइट ऑफ अनसर्टेनिटी। और सपोर्टिव बोलने के लिए नहीं, 50 बेसिस पॉइंट कट, सीआरआर कट, and saying we will also remain watchful. क्लियरिटी भी दे दी कि हम न्यूट्रल स्टांस में जा रहे हैं, तो इसके बाद जस्ट बी केयरफुल, विल वॉच द सिचुएशन। आई कैन नॉट, मतलब आई एम स्पीचलेस। बिल्कुल फ्रंट लोड कर दिया बेसिकली। आगे अकोमोडेटिव है, जरूरी नहीं कि अगली पॉलिसी में कट मिले, ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब जरूरत हो उस वक्त या जरूरत पड़ने से पहले दे दे,
वही आपका सही में हैंड होल्डिंग करने वाला होता है। आइए बग्गा साहब बताएं सर, क्या कुछ खास लगा है आपको पॉलिसी में? नहीं, बहुत जबरदस्त पॉलिसी। और मैं बोलता रहता हूँ, गुरमीत यंग है, पंजाबी हैं, स्क्वॉश भी अच्छा खेलते हैं, और आज इन्होंने करतब दिखा दिया 50 का। क्या बात है, दिल तो अमेजिंग मांग रहा था 50, बट हिम्मत नहीं हो रही थी कहने की। गुरमीत, वेरी वेल डन, वेरी वेल। अमेजिंग अमेजिंग। मतलब ये जो शब्द है ना, Thank you, जो गुरमीत सर ने बोला है, जो आपने कहा, ये दिल से निकल रहे हैं। मतलब आपको कभी कभी ऐसी खुशी होती है कि वाकई में आपके पास ऐसा लीडर है, ऐसा रेगुलेटर है। एक बार जरा अतुल जोशी साहब से भी जाने उनकी राय। जोशी साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस पॉलिसी को? बिल्कुल डबल धमाका, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मेरे ख्याल से पूरा फ्रंट लोडिंग कर चुके हैं, पूरा का पूरा। और मेरे ख्याल से जो उन्होंने स्टांस चेंज किया, ये मैं कहूँगा बहुत ही सुपर डिप्लोमेटिक मूव है कि वेट एंड वॉच। जब भी अटैक करना होगा हम अटैक भी करेंगे, और रिड्यूस करना होगा तो हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये बैलेंस किया है। सीआरआर मतलब कल्पना में भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ड्यूरेबल लिक्विडिटी को जिस तरह से इन्होंने सीआरआर कट करके इंजेक्ट किया है, एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी हर एक फ्रंट पर आती हुई दिख रही है। बॉन्ड मार्केट के लिए कितना बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है, जाजू साहब बताएं सर। बिल्कुल सरप्राइज है। मतलब जहां हमारी सोच खत्म हो रही थी वहां से उनकी शुरू हुई। क्या बात है। सीआरआर, और सीआरआर जो हमारा पूरा डिस्कशन हो रहा था वहां कहीं किसी के दिमाग में भी नहीं था, और पूरा उन्होंने रेट कट को फ्रंट लोड कर दिया। जो पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल हुआ है, इसका इम्पैक्ट यही है कि इसके बाद यदि जरूरत होगी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, तो पैरेलल जो मेजर्स है जैसे ओएमओज है या और अलग अलग टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आज के रेट में हमारा यील्ड कर्व बहुत स्टीप है, तो मुझे लगता है उस फ्रंट पे भी कुछ एक्शन आगे आएगा। लेकिन ये पॉलिसी बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स, कंप्लीटली आउट ऑफ थिंकिंग, सो बहुत ही अच्छा शानदार फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है। और इससे हमारे इकोनॉमी को, मार्केट्स को हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा। और मुझे लगता है बॉन्ड मार्केट में तेजी अभी बनी रहेगी। आज थोड़ा सा मार्केट अभी एडजस्ट कर रहा है, डाइजेस्टिंग ये जो इतना बड़ा मूव हुआ है। लेकिन आगे चल के भी शुड और दिखेगा, बॉन्ड डील्स और नीचे आने चाहिए। बॉन्ड यील्ड्स और नीचे आने चाहिए। लेकिन क्या बॉन्ड मार्केट ने सीआरआर कट एक्सपेक्ट किया था? 2.5 लाख करोड़ की नई लिक्विडिटी, ये क्या असर डालेगी बॉन्ड मार्केट पर? अभी जो आपके मनी मार्केट रेट्स है वो नीचे आने ही वाले हैं, क्योंकि 50 बेसिस का मूव कपल्ड विद सीआरआर बहुत ही स्ट्रांग मूव है। सो मुझे लगता है कि मनी मार्केट रेट्स नीचे आएंगे, बॉन्ड रेट्स भी नीचे आएंगे। और ये जो कट्स है और जो पॉलिसी मेजर्स है वो सस्टेनेबल है, क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है, जैसा मैंने पहले भी बोला था, फॉर द फर्स्ट टाइम जब से हमारी इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजिम शुरू हुई है, इनका फोरकास्ट 4% के नीचे है। तो इसका मतलब है कि यदि आपको सपोज करें वेजिटेबल प्राइस शॉक भी आते हैं, हमने थोड़ा सा स्ट्रेस टेस्ट एनालिसिस किया, उस वर्स्ट के सिनेरियो में भी आपका इन्फ्लेशन 4 से 4.25% के ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टिंग और एक मेजर है जो कि सस्टेन करेगा पूरे 1 साल तक। तो उस केस में आगे चल को मार्केट को ऊपर ही जाना है, ये तो बहुत क्लियर है। तो ये बॉन्ड मार्केट पर पूरा असर। बैंक्स के लिहाज से भी कंवल साहब, जो 2.5 लाख करोड़ का सीआरआर कट आया, कितना असर ये डालेगा ब्याज दरों पर, क्या लगता है आपको? सो लिक्विडिटी फ्री हो जाएगी इसमें का 2.5 लाख करोड़, जो भी हमें 0% मिल रहा है सारे बैंकों को। सो ऑब्वियसली लिक्विडिटी बढ़ जाती है, प्लस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में जितना भी जिस बैंक का निम है तो डायरेक्ट फर्क आ जाएगा। सो आई थिंक मेरे हिसाब से करीबन निम 4 to 5 बेसिस पॉइंट तो पॉजिटिव आ सकता है इससे, बट वेरी क्विक कैलकुलेशन डिपेंडिंग ऑन योर निम ऑफ द ओवरऑल बैंक। बिल्कुल, तो थोड़े निम्स में कमी आनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं कुछ और पॉलिसी की बड़ी चीज़ों पर। बग्गा साहब, सब कुछ ठीक, महंगाई भी घटाई, ब्याज दरें भी घटाई, सीआरआर भी घटाई, लेकिन ग्रोथ का टारगेट क्यों नहीं बढ़ाया है? क्या लगता है आरबीआई गवर्नर साहब जितना कह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अचीव करेंगे? 7% की ग्रोथ बननी चाहिए इस साल। एक और क्वार्टर आ जाए अनिल जी, ये टैरिफ का जो क्लैरिटी आ जाए ना, और अभी दिल्ली में भी बातचीत चल रही है भारत सरकार की, थोड़ा टैरिफ में क्लैरिटी आ जाए। जैसे मैंने कहा $75 पे यूनियन बजट बना था, हम $62-63
तेल पे चल रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक स्टिमुलस है इकोनॉमी के अंदर, और कंपनीज के मार्जिन भी बेहतर हो रहे हैं उसके कारण, और ओवरऑल इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो दिखा है। तो काफी अच्छे हमारे टेलविंड जरूर हैं जो हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमी को, बट एक क्वार्टर और निकल जाए, बट ये जो हमने इसको देखना है कि 50 बेसिस पॉइंट अगले 6 से 9 महीने में पूरा ट्रांसलेट होगा इकोनॉमी के अंदर, वो एक बड़ा बूस्ट देगा, स्पेशली सेकंड हाफ में जब आपके फेस्टिवल त्योहार का टाइम आ रहा है, अक्टूबर की फसल कट के आएगी, उस टाइम तक आपका पूरा ट्रांसमिशन हो गया होगा, क्रेडिट ऑफटेक बढ़ा होगा, और उस टाइम पे ये मॉनेटरी स्टिमुलस निकल के आएगा पूरे तौर पे। तो बहुत दूरदर्शी पॉलिसी है, और जब सारे सेंट्रल बैंक्स, अनिल जी, क्योंकि फोरकास्ट गलत हुए 2021-22 में, सारे सेंट्रल बैंक अब मूव कर गए हैं डेटा ड्रिवन, मीटिंग टू मीटिंग। एक ऐसा सेंट्रल बैंक है जिसने दमदार तरीके से एक लिया है फैसला कि हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ जाना है। ये फिर से गुरमीत को मैं की सराहना करूंगा, उन्होंने कहा था कि ग्रोथ पे फोकस चाहिए, डिमांड बढ़ाने पे फोकस चाहिए, वही आरबीआई ने किया अनिल जी। तो ये डेटा ड्रिवन से लेकर जो पुराने सेंट्रल बैंक होते थे ना, वाईबी रेड्डी, विमल जलान के टाइम के, जो अपने फोरकास्ट बता देते थे ये होने वाला है और ये हम करने वाले हैं, ये एक क्लासिकल सेंट्रल बैंकर की तरह इन्होंने किया। इनको बिल्कुल नमस्तक हम सब हैं कि बहुत बढ़िया चीज इन्होंने आज की है और आगे बढ़कर की है। ये नहीं कि मैं डेटा ड्रिवन हूं, अगली बारी देखेंगे। हम सब भी उसके अंदर आ गए थे कि अब 25 ही करो, चाहे 50 की स्पेस है। एसबीआई, कोटक सब बोल रहे थे 50 आएगा, बट हमें लग नहीं रहा था कि हिम्मत हो पाएगी। बड़ी जबरदस्त हिम्मत करके इन्होंने किया, और सीआरआर कट जो किया है सर बैंक के ऊपर अंकुश। सर वो सब बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, कभी कभी हमारे मार्केट वालों को भी सुना करो गुरमीत जी, और हम भी बोले थे 0.5% हमारी कोई सुनता नहीं है सर एक्चुअली। तो हमारा मैं 3 दिन से लगातार 0.5% की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये समय ऐसा था जब आप कुछ ऐसा बड़ा बोल्ड मूव है जो इकोनॉमी को अलग डायरेक्शन में ले जा सके। अजय कंवल साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो गवर्नमेंट की बोरिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। मुझे लगता है 30-40 हज़ार करोड़ वहां बच जाएंगे, क्योंकि अगर आप पूरा देखिएगा जो बोरिंग है 15 लाख करोड़, प्लस जो जितने मैच्योर होंगे सिक्योरिटीज वो भी लोअर कॉस्ट पे री इशू होंगी, तो एक एडिशनल 30-40 हज़ार करोड़ और एडवांटेज मिल जाएगा, जो कि हम अभी कैलकुलेशन में नहीं ले रहे हैं, बट सर्टनली गवर्नमेंट का पावर ऑफ स्पेंडिंग बढ़ जाएगा। ओके बिल्कुल। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर भी माफी पॉलिसी पर राय इस वक्त आती है। जी। इस समय बैंक निफ्टी का रिकॉर्ड हाई जो कि लगातार टूटता चला जा रहा है 56,387, मतलब 56,400 के काफी करीब हम नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। सर आपने कहा था कि एक बार यहाँ से 56,000 के ऊपर जाता है तो 1,000-1,500 पॉइंट कहीं नहीं जा रहे, क्या वो रैली अब बन चुकी है? तैयारी है, तैयारी हो गई और है हमने बहुत साफ कहा था कि अगर 0.5% ब्याज दरें घटा दे तो फिर शॉर्ट मत रहिएगा, और बाजार ने आपको पूरा समय दिया भी कि आप शॉर्ट काटें। हुआ ये कि जब 0.5% कटी, एक आपको बड़ी उछाल दिखी, एक वो छोटी पहाड़ी दिख रही है, हाँ। वहाँ तक पहुँचे फिर गिरे। क्यों? क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी पॉलिसी का आगे स्टैंस अकोमोडेटिव है, तो लोगों को लगा 0.5% घटा दिया, अब क्या, अब तो छोड़ो, नहीं जान दो, क्या है, हो गया। लेकिन जब जो सीआरआर कट, ऑनेस्टली मैं बताऊं, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पॉलिसी को सुनना, मतलब ध्यान से सुनना कम कर दिया। जनरली मैं बताता हूँ, आपको ट्रेंड यही होता है कि जब गवर्नर साहब ने शुरुआत में सारी बातें बोल दी और उसके बाद ठीक है भाई चलो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब लिक्विडिटी पे आए, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज सीआरआर कट। आज इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ 4 दिन से मैं पॉलिसी की चर्चाएं कर रहा हूँ, और मैं खुद भी, मेरे मुंह से सीआरआर निकला तक नहीं। करेक्ट। और सीआरआर कट मतलब ये बहुत सी, कमल साहब बैठे हैं, आप रेट कट कितना भी करें अपनी जगह, लेकिन सीआरआर कट करते ही बैंक्स के पास तुरंत पैसा आता है, और वो पैसा तुरंत आपको ब्याज दरों में कमी लाता है। तो बैंक्स के लिए सीआरआर कट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुरंत हम ब्याज दरें कम करते हैं, क्योंकि रेट कट हो रहा है उसको तो आप लेंडिंग रेट घटाएंगे, डिपॉजिट रेट पहले घटाएंगे, फिर लेंडिंग घटाएंगे, उसके ट्रांसमिशन में टाइम लगता है। सीआरआर कट तो जिस दिन आपने लिक्विडिटी दी उसी दिन से आपका सीआरआर कट। तो ये जो मास्टर स्ट्रोक है, मैं बोलूँगा 0.5% से बड़ा मास्टर स्ट्रोक वो सीआरआर कट का खेल गया। अब रहा सवाल आपका बैंक निफ्टी का, रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, झुकेगा नहीं।
और इसलिए मैंने बोला आधा % के बाद शॉर्ट मत रहिएगा। और ये बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर मोमेंट है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। ये जो पॉलिसी है ये कई सालों तक याद रखी जाएगी, ये वाली पॉलिसी जो एक प्रोएक्टिव पॉलिसी। अब ये हम पर है, हमारी कॉर्पोरेट्स पे, हमारी कंपनियों पर है, हमारी इंडस्ट्री पे है कि उसका फ़ायदा आप किस तरह से उठा सकते हैं। ग्लोबल जो अनिश्चितता का माहौल है उससे लड़ने के लिए आरबीआई ने आपको कवच कुंडल पहना दिए है। बिल्कुल, कवच कुंडल, रेड कट, CRR कट। अब इससे ज़्यादा गवर्नर साहब खुद जाके लड़ लें वो नहीं हो सकता, राइट। सो मेरे ख्याल से पहली चीज़ बिल्कुल भी बैंक निफ्टी में आप किसी लिहाज से शॉर्ट न रहें। दूसरा, अब आपके लिए मौका एक और जगह और वो है NBFCs। राइट, NBFCs में बढ़िया और बड़ी तेजी बनेगी, वहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। PSU बैंक तेजी से दौड़ेंगे। एक काम और करिए, एक फोकस उन कंपनियों पे कीजिए जो, और हमारी रिसर्च टीम भी इस पर फोकस करेगी, जिन कंपनियों की बोरोइंग, जिन बैंक्स की बोरोइंग, जिन NBFC की बोरोइंग फ्लोटिंग रेट पर है। एक तो आप फिक्स रेट पे लोन लेते हैं और जैसे ही फ्लोटिंग रेट पे जो गिरती हुई ब्याज दरों में जिनकी बोरोइंग ज़्यादा फ्लोटिंग रेट पर है उनको तुरंत फ़ायदा होगा। ये बड़े कुछ चेंजेस आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में आप PSU बैंक्स और NBFC ओवर रेट, यानी कि ओवर रेट का मतलब आसान और साधारण भाषा में भर भर के होने चाहिए, पैसा वहाँ ज़्यादा बनेगा। ये है आपके लिए। चड्ढा साहब से भी एक बार राय ली जाए। चड्ढा साहब, क्या इस बदले हुए माहौल में आपको लगता है निवेश के तरीके या फिर पोर्टफोलियो चर्निंग का वक्त है और क्या कुछ खरीदना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, ये मेरे आपने सही बोला, बिल्कुल माइलस्टोन पॉलिसी है, बहुत टाइम तक याद करी जाएगी। और ये एक मैसेज दे रहा है अनिल जी कि भारत अब फॉलो नहीं करेगा। हमारा था कि US फेड को देखेंगे, रुपये डॉलर को देखेंगे, फिर हम एक्ट करेंगे। हमारी कमेंट्री में भी यही सुनने को आता था। अब ये लीडरशिप रोल है, हम एक्ट करेंगे, डिसाइसिवली एक्ट करेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हम 8% अचीव नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी में लॉन्ग रन में, तो हम अंडर अचीवर हैं। इतने पोटेंशियल के साथ, इतनी अच्छी डेमोग्राफी के साथ, और इस तरह की अब लीडरशिप जो है रेगुलेटर्स में, खाली RBI में नहीं, आप सेबी देखिए कितना अमेजिंग काम कर रहा है। मतलब भारत ब्लेस्ड है अच्छे रेगुलेटर्स से। और थोड़ा सा पोर्टफोलियो चांस चेंज करना चाहिए अनिल जी। मुझे लगता है कि एक बहुत नेगेटिविटी रही है सिस्टम में पिछले 6-8 महीने में, बहुत सारे। और मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री के अपने जो फेलो सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनसे भी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि हमने इन्वेस्टर्स को हैंड होल्ड करने की जगह थोड़ा नर्वसनेस और क्रिएट करी। ये बाज़ार जब अच्छा कर रहा होता है सब अच्छी कमेंट्री देते हैं, जब ख़राब कर रहा होता है तो सब नर्वसनेस दिखाने लगते हैं। उस वजह से रैश कॉल्स भी हुए फरवरी मार्च में, जो कि अवॉइड होने चाहिए हमेशा। और पर रिटेल निवेशकों को सलाम, उन्होंने सिप बुक कंटिन्यू रखी। और मैं बार बार कह रहा हूँ अनिल जी, सबसे बड़ी फोर्स रिटेल मनी है। ये सबसे बड़ा ओनर होगा मार्केट का अगले 4-5 साल में। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो वाइज 2-3 चीज़ें करनी चाहिए। एक, जहाँ पे एक तो एग्री को लेके मुझे लगता है बहुत अच्छी रिकवरी है। फर्टिलाइज़र सेल आप देखिए पिछले 11 महीने में हाईएस्ट है। ट्रैक्टर सेल पिछले 11-12 क्वार्टर में हाईएस्ट है। इसको एक क्लियर बता रहा है कि रूरल इकॉनमी में रिकवरी हो रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। और खरीफ और रबी क्रॉप की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत अच्छी है। मॉनसून अभी तक अच्छा है, भगवान की कृपा है कि मॉनसून मुझे अच्छा स्टार्ट हुआ है। तो आई थिंक एग्री फोकस्ड वेटेज बढ़ाना चाहिए। दूसरा, एक मुझे जो लग रहा है हर कंट्री का जो फोकस आ रहा है वो सेल्फ डिपेंडेंट होना हो रहा है। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करिए, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करिए, अपना डिफेंस पूरा करिए। तो मुझे लगता है जो ट्रेडिशनल सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग के, कैपिटल गुड्स, आपके वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले, डिफेंस, मुझे लगता है डिफेंस एक्सपोर्ट्स में आपको बहुत सरप्राइज़ करने वाला है भारत अगले 5-7 साल में। जो हमने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो वेपन्स बनाए वो फ्रूगल इंजीनियरिंग से जो बनाए, तो ये पोर्टफोलियो में वेटेज आप बढ़ाइए थोड़ा सा। ये जो पोर्टफोलियो में हम न्यू एज कंपनी ज़्यादा डालते थे और हाई पी कंपनी ज़्यादा डालते थे, थोड़ा सा रीबैलेंस करिए ट्रेडिशनल सेक्टर्स पे, ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर्स पे। तो ये आपके लिए पोर्टफोलियो में बदलाव के, और चड्ढा साहब ने एकदम सही पॉइंट रखा है बिल्कुल। चड्ढा साहब, यही फ़र्क है दूसरों में और हम में कि जब मुश्किल समय होता है तब हम हैंड होल्डिंग करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि डरिए मत, घबराइए मत, ये समय भी निकलेगा। और आज आप देखिए क्या बेहतरीन समय आया है। एक ज़माना था उस समय 47,000 के आसपास बैंक निफ्टी था, लोगों को डर लग रहा था। आज वहाँ से लगभग 10,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रिकवरी हो चुकी है। 10,000 पॉइंट किसको कहते हैं अप्रैल से लेकर अब तक। करेक्ट।
ये है कमाल। सो इसलिए वही ज़रूरत है कि आप किस वक्त पर हैंड होल्डिंग है। इस बीच कल के हाई को पार किया है निफ्टी ने, 24,900 को पार करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी तो ये छोटी सी रुकावट के आसपास है, जो कि 56,500 के आसपास हल्की सी रुकावट है। डेटा भी नहीं है, मंथली एक्सपायरी वाला है, कोई खास डेटा नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो 56,000 का कॉल रेटर ऐसा दबा फंसा हुआ जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरा गला किसने दबा दिया। क्योंकि 56,000 के कॉल रेटर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेके बैठे हैं उनको काटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं काटने के अलावा, काटना ही पड़ेगा। जितना जल्दी काटेंगे उतना बेहतर होंगे। गुरमीत सर कुछ ऐड भी करना चाहते हैं? जी सर। हाँ सर, एक दूसरा मैं एक पॉइंट जो मैंने अजय जी के लिए बोलना था, आई थिंक एक मैं सारे व्यूअर्स के लिए बोलूँगा, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अजय सर को तो देख के पढ़ के मैं मतलब हम बड़े हुए हैं अपने करियर में उनको फॉलो करके, अतुल सर को। आई थिंक कोई भी रिटेल निवेशक अगर मैक्रो अच्छा समझना चाहता है, आप अजय सर को जरूर फॉलो करिए, जी बिजनेस पे करिए, उनके ट्विटर हैंडल पे फॉलो करिए। जितनी मेहनत से वो एजुकेट करते हैं वो बहुत, और सेल्फलेस है, कोई उनका कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इन्वेस्टर्स को एजुकेट करते हैं, वो उनमें से एक है। तो एक सर के लिए मैं बस एक ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहता था आगे बढ़ने से। सर वो हम हर रोज दिखाते हैं, और इसलिए कि वो है ना, कहना चाहिए कि तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधु या संत जो होता है ना, वो हमारे अजय बग्गा साहब है ना। तो वो हर आदमी अपनी क्वालिटी से लोगों का भला करने की कोशिश करता है, और सर के पास जो नॉलेज है सेल्फलेसली हमेशा। और मेरे चक्कर में सर पढ़ते भी बहुत ज़्यादा है पहले से ज़्यादा मैं, और जितनी वो ज़्यादा मेहनत उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ कि सर पता चला कि सुबह अनिल कुछ पूछ लेगा सुबह ही आ जाएगा, तो इस चक्कर में सर रात तक लेट मैं सो जाता हूँ और अजय सर पढ़ते रहते हैं। सर सर आपके प्रति ग्रेटिट्यूड है बग्गा साहब, थैंक यू सो मच सर। आइए अतुल जोशी साहब से एक बार जरा राय ली जाए। अब चूंकि पॉलिसी का रुख अकोमोडेटिव किया है, न्यूट्रल किया है, माफ़ कीजिएगा, अकोमोडेटिव है, तो सर क्या उम्मीद की जाए कि अब आरबीआई अगली पॉलिसी में थोड़ा इंतज़ार करेगा, दरें घटाने की अब जल्दबाजी नहीं है, ये समझना ठीक है? देखिए, उन्होंने लास्ट पॉलिसी में डिफाइन किया था कि अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब क्या है। अकोमोडेटिव स्टांस उन्होंने डिफाइन किया था कि ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे और रेट रिड्यूस करेंगे, ये अकोमोडेटिव स्टांस है। और न्यूट्रल स्टांस को उन्होंने डिफाइन किया था कि वो ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन के बारे में वरी भी नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में ज्यादा उनको चिंता नहीं रहेगी। ये उन्होंने स्पेसिफिकली लास्ट पॉलिसी में डिफाइन किया था। तो इनकी जो स्पीच है, जो आज की स्पीच है, वो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ प्रो ग्रोथ है कि ग्रोथ कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, क्या फैक्टर्स है, डोमेस्टिक फैक्टर्स, रूरल, अर्बन, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, सारे फैक्टर्स उन्होंने बहुत ही खूबी से कवर किए, लेकिन सारे ग्रोथ सपोर्टिव थे। तो अभी जो न्यूट्रल स्टांस की डेफिनेशन उन्होंने की कि हम ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेंगे और इन्फ्लेशन के बारे में चिंता नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से काउंटर इंट्यूटिव है, ये मैच नहीं कर रहा। उनकी जो पूरी पॉलिसी है वो ग्रोथ ड्रिवन है, ग्रोथ को फोकस में रख के उन्होंने पूरी पॉलिसी की है। फ्रंट लोडिंग, जैसे सबने कहा कि फ्रंट लोडिंग तो पूरी तरह से हो चुकी है। जो दो बड़े मेजर्स मेरे ख्याल से सीआरआर कट और इन्फ्लेशन के बारे में कि 3.7% का जो उन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट किया, मतलब 3.7% का इन्फ्लेशन उन्होंने जो बताया, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनके जहन में ये है कि शायद इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। उन्होंने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात की, लेकिन उन्होंने जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात की वो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन किया है, मतलब अप्रैल 25 और अप्रैल 24, तो उसमें हमें ग्रोथ दिखता है। $28 बिलियन था, अभी $31 बिलियन हो चुका है। लेकिन अगर हम मार्च 25 और अप्रैल 25 के बीच की जो कंपैरिजन करें तो लगभग $4 बिलियन की उसमें कटौती है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कम हुआ है अप्रैल 25 में। तो ये कहीं ना कहीं उनके जहन में ये है कि शायद जीडीपी जो उन्होंने 6.5% का फोरकास्ट किया है, शायद वो अचीव हो सके, लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं मन में यह है कि नहीं होगा। पॉलिसी जो उन्होंने कही है, मेरे ख्याल से अगली पॉलिसी का ऑलरेडी वो फ्रंट लोडिंग कर चुके हैं, तो जो अभी पॉलिसी आएगी अगस्त में, उसमें मुझे रेट कट की कोई संभावना इस वक्त नहीं दिख रही है। मेरा पर्सनली ये मानना है
कि रिटेल इन्फ्लेशन खास करके जो वेजिटेबल ड्रिवन इन्फ्लेशन है वो 4%, मतलब मेरा तो अनुमान है 4.25 से लेके 4.75 के बीच में मई और जून के लिए आएगा। तो कहीं ना वो थोड़ा सा सेटबैक रहेगा, लेकिन वो एक मान लीजिए एक ब्लिप है, 2 महीने के लिए आया फिर से शांत हो जाएगा। तो ओवरऑल अगस्त में मुझे कोई पॉलिसी मेरे ख्याल से कोई एक्शन नहीं दिख रही है। ना तो रेट कट तो हो ही नहीं सकता, सीआरआर उन्होंने कर दिया है। एसएलआर इज द ओनली थिंग जो बच गया है, तो क्या वो एसएलआर में कटौती करेंगे, देखना रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन गवर्नर साहब की पॉलिसी के बाद आता हुआ दिख रहा। आइए जल्दी से, हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हैं उनसे अच्छा बग्गा साहब कुछ ऐड करना चाहते? जी सर। सॉरी अनिल जी, टाइम बहुत कम है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, 3:30 बजे तक है अपना शो, आप चिंता मत कर, बैठेंगे हम। देखते मैं कौन तो जाता है। मैं दिन भर भी बैठ जाऊंगा, कोई अरे सर आप और हमें तो 8 चला बजे लेंगे भी शो, show कोई है। टेंशन नहीं। बताइए सर। नहीं अनिल जी, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। 33 ट्रिलियन डॉलर यूएस इकोनॉमी में, यूएस स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट में ग्लोबल फंड्स का लगा हुआ है, वो निकलने वाला है, थोड़ा थोड़ा निकलेगा। 40 बिलियन डॉलर एफआईज का आउटफ्लो था इमर्जिंग मार्केट से मई तक वाईटीडी, उसमें से भारत में से 10-10.5 निकला था। तो 25% हमारे से निकालते हैं जब बाहर जाते हैं। जब मई में पैसा आया, 11 बिलियन डॉलर आया एफआईएस का इमर्जिंग मार्केट में सिर्फ मई में। ये पहले 5 महीने में निकाला 40, उसमें से भारत से 10.5 निकाल लिया। जब मई में लेके आए 11, उसमें से हमें कितना मिला? 2.5। तो जब गया 25 आया, सॉरी 13 आया, उसमें से हमें 2.5 मिला। तो वो 25 नहीं मिला, उससे कम मिला। ये आगे जाके बढ़ेगा। तो ओवरऑल फनल बढ़ रहा है। वो 33 ट्रिलियन डॉलर यूएस एक्सेप्शनलिज्म के कारण जो बैठा था उधर, आपका डॉलर 10% गिरा है मोस्ट करेंसीज के अगेंस्ट। तो ना केवल आपको उधर यूएस में लॉस आ रहा है स्टॉक मार्केट में, ऊपर से 10% करेंसी ट्रांसलेशन का लॉस आ गया। लोग भाग के देख रहे हैं कहां पैसा बनाना है। उसमें से छोटा सा अंश भारत में आएगा, ये आपको बढ़ते हुए दिखेगा। दूसरा, आरबीआई के पास क्यों मॉनेटरी स्पेस हो गई? डॉलर जब गिरा, आपको रुपए को इतना प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं, तो उसके लिए खुल गया रास्ता। इसलिए 50 लग रहा था, बट बोलने की हिम्मत नहीं थी। 25 पे या अटके थे कि एक एक करेंगे। और तीसरा, अब न्यूट्रल में आ गए। आप देखिए मार्केट बढ़ा फिर गिरा, और फिर सीआरआर के तौर पे तो ऐसा तोड़ के सब शॉर्ट्स को स्क्वीज करके भाग गया है। तो सोच समझ के पॉलिसी बनाई गई है, और न्यूट्रल को भी दिखा दिया कि ऐसा नहीं अंधाधुंध हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन से जंग जीत लिया। इन्फ्लेशन अभी जीतनी है, इसलिए हम न्यूट्रल पे खड़े हैं। दोनों तरफ तलवारें हमारी तैयार हैं, और हम कुछ भी अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है वो भी है। बट हमारे हिस्से में, भारत के हिस्से में बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं अनिल जी, मैक्रो के तौर पे। तो मुझे लगता है कि अभी निफ्टी भी बढ़ना चाहिए, और जितने रेट सेंसिटिव हैं वो तो दौड़ेंगे ही। गुरबीत ने बहुत अच्छी तरह सेक्टोरल भी बता दिया। ये मैक्रो में देना चाहता था। 33 ट्रिलियन डॉलर, 7.4 ट्रिलियन बैठा है यूएस मनी मार्केट फंड्स में, वहां आपको डॉलर पे -10 मिल रहा है। कोई भी फॉरेनर अगर यूएस मनी मार्केट में डाल रहा है तो उसका बहुत जबरदस्त लॉस हुआ है पहले 5 महीने में। थोड़ा थोड़ा उसमें से निकल के इमर्जिंग मार्केट में आएगा, और भारत में 20-25% उसका आएगा। ये है आपके लिए पॉलिसी का पूरा एनालिसिस, और हमारे एक्सपर्ट्स भी कुछ इस पर राय देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार जरा स्क्रीन पे लाए, और दिस इज डेडिकेटेड टू यू। चड्ढा साहब जरा प्लीज़ अपनी निगाहें स्क्रीन पे जमाएं, और ये आपके लिए सर, आरबीआई गवर्नर की ब्रह्मोस पॉलिसी। ये नाम आपके स्टेटमेंट से इंस्पायर होकर लिया गया है। ब्रह्मोस पॉलिसी गवर्नर साहब की ये आती है, बिल्कुल। और इस बीच बंसल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी। की राजनीति 57,300 57,500 के टारगेट थे, रेट कट हुआ, उसके बाद सीआरआर में कट हुआ, और आपने भी बड़ा अच्छा इस पर अपडेट दिया अनिल जी। और सीआरआर कट के बाद ही अनिल जी निफ्टी पॉजिटिव में आया था, और बैंक निफ्टी तो अनचार्टेड टेरिटरी में है। तो अभी भी मेरे को लगता है देरी नहीं हुई है, जो इस रैली का पार्ट नहीं है और जी बिजनेस देख रहा है, उसके लिए सबसे सेफ और बढ़िया विकल्प मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक। वहां पर 2100 के लेवल देखने को मिलेंगे, मोस्ट लाइकली तो जून मंथ के अंदर ही देखने को मिलने चाहिए। तो इस अपमूव को, इस पार्टी को मिस नहीं करना चाहिए। बाहर से बैठ के पार्टी को नहीं देखना है, पार्टी को एंजॉय भी करना है।
जिसके पास कुछ भी नहीं है, HDFC बैंक को अपनी क्षमता अनुसार डिलीवरी में बाय एंड होल्ड करें फॉर अ टारगेट ऑफ 2100। 2100 के टारगेट के लिए HDFC बैंक को खरीदे और होल्ड करें, ये राय बंसल जी की। और बिल्कुल बंसल जी ने पहले ही 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में 57,500 क्या टारगेट था बंसल जी आपका? अनिल जी 57,300, 57,500 ये टारगेट Yes. जो दिया हुआ है और जो मुझे लगता है देखने को मिलेगा। पार्शियली बधाइयाँ अभी से स्वीकार कर ले, मतलब थोड़ी तो बनती है आपकी 40% के आसपास की। और इस बीच आइए जो हम बात कर रहे हैं, हमारी रिसर्च टीम भी एकदम कमाल की है और एकदम तुरंत फटाफट आपके सामने रिसर्च लेके आ रही है। जल्दी से एक छोटी सी रिसर्च लेकिन बड़ी काम की है। कौन सी है वो कंपनियां जिनको ज़्यादा होगा फ़ायदा, स्पेशली फाइनेंस कंपनियां जो फ्लोटिंग रेट पर कर्ज ज़्यादा लेती है। फ्लोटिंग रेट पर कर्ज का मतलब कि ब्याज दरें बढ़ती तो इनके कर्ज की दर बढ़ जाती है, ब्याज दरें घटती तो इनके कर्ज की दर घट जाती है। CRR कट सितंबर पहले हफ्ते से प्रभावी होगा, यानी कि अभी तो लिक्विडिटी भरपूर है। सितंबर के बाद जो बिजी फेस्टिव सीजन में पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है तब भी लिक्विडिटी भरपूर रहेगी। तो कौन सी NBFC है जिनको मिलेगा ज़्यादा फायदा, पूजा बताइए। बिल्कुल, वैसे तो ये पूरे फाइनेंशियल स्पेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन ऐसी कंपनियां जो कि फ्लोटिंग रेट पर बोरोइंग देती हैं और फ्लोटिंग रेट पे देती हैं, इनको इसलिए भी ज़्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि ये फिक्स्ड रेट पर अपने जो लोन्स हैं वो देती है कस्टमर्स को। तो एक तरह से आप देखेंगे तो इनको मार्जिन के फ्रंट पर, इनके स्प्रेड पर काफ़ी बड़ा फायदा होगा। अब इसमें जो नाम है उसमें देखिए आप बड़ा एक्शन भी दिखाई दे रहा है, जैसे ये अनाउंसमेंट हुई कटौती की और CRR कट की। इसमें जो व्हीकल फाइनेंस कंपनियां हैं, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, उन्हें फायदा होगा। चुनिंदा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी फायदा होने की बात की जा रही है। सबसे ज्यादा फायदा होगा M&M फाइनेंस को, इसके बाद PNB हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस भी एक कंपनी है जिसको कि हम फायदा मिलने की बात की जा रही है, और SBI कार्ड ये भी एक कंपनी है। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो अभी निकालना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ कंपनी है जिन पर की इमीडिएट इफेक्ट और इमीडिएट फायदा यहाँ पर इन तमाम कंपनियों को मिल सकता है। ओके, तो ये है वो कुछ कंपनियां जो फ्लोटिंग रेट में ज़्यादा अपना लोन्स लेती हैं। तो जाहिर सी बात है जैसे ब्याज दर घटेंगी इनके लिए लोन्स में फ़ायदा होता दिखेगा। तो M&M फाइनेंस, PNB हाउसिंग, वन ऑफ द बेस्ट हाउसिंग कंपनी, और क्या रिजल्ट्स हैं अगर इनमें, और SBI कार्ड, अगर आप मुझे पूछेंगे तो PNB हाउसिंग वन ऑफ द बेस्ट। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरीश कौशगी साहब के आने के बाद जो रिजल्ट्स एक के बाद, और पिछले रिजल्ट पे भी मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, क्या गजब का आउटलुक देखे गए पूरे साल का। तो ये वो स्टॉक हो सकता है। बाकी SBI कार्ड थोड़ा मुझे रिस्की लगता है, थोड़ा वो बोल रहे, हालांकि अभी तो इसका समय ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि PNB हाउसिंग, और कौन कौन से नाम बताया आपने? PNB हाउसिंग बताया मैंने, श्रीराम फाइनेंस था इसमें, इस लिस्ट में, और बजाज फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस भी एक कंपनी है जिसका कि ज्यादातर एक्सपोजर जो है वो फ्लोटिंग पर है, और सारे के सारे चलना शुरू हुए उसी समय से। बेस्ट श्रीराम फाइनेंस और PNB हाउसिंग बेस्ट है, दो बेस्ट है सबसे आपके लिए बेहतरीन, यहाँ पर फोकस करिए। और इस बीच हाँ, मैं यही बताना चाह रही थी हमारे दर्शकों को कि सबसे पहले जी बिजनेस ने ही, और आज भी इसको लगातार रीटरेट किया है, इस हफ्ते की शुरुआत से ही लगातार बातचीत हो रही थी और कहा था कि 0.5% रेट कट की संभावना यहाँ पर प्रबल है, और उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक तगड़ा रनअप दिखेगा। आप भी सुन लीजिए आज क्या रिकमेंडेशन थी। आज 0.5% ब्याज दरें घटाने का सरप्राइज दे रहे तो कहना ही क्या। और देश की सीमाओं के बाहर जो होना है वो हमारा कंट्रोल नहीं है, हम उस पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को और कैसे तेजी से हम भगा सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसलिए हम एक एग्रेसिव रेट कट कर रहे हैं। बट ज़्यादा चांसेस ये है बुरा हो तो देखते हुए 0.5% की ब्याज दरें स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगी, और ऐसे में मुझे लगता है कि फिर बैंक निफ्टी लाइफ हाई बनाने की कोशिश है। कितना दूर, 400 पॉइंट। तो पूरी एनालिसिस के साथ 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स बताते हुए वो क्लैरिटी रखी कि किस कारण से यहाँ पर एक अग्रेसिव पॉलिसी, एक बेहतरीन पॉलिसी की संभावनाएं दिख सकती हैं। रेट कट 0.5% का हो सकता है, और फिर उसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पर क्या होगा, अब नतीजा आपके सामने है। तो सर यहाँ से तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और हाँ, इस बीच जय ठक्कर भी अपनी एक कॉल देना चाहते हैं। जय बताएं जय। जी निफ्टी पर तो टारगेट आ गया, बैंक निफ्टी भी 1000 का कॉल ओपन ही है। अब अनिल जी फिन निफ्टी पर मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। फिन निफ्टी का अनिल जी यहाँ पे 27,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पर खरीदारी की सलाह है मेरी। ये ट्रेड कर रहा है अभी 329 पर अनिल जी, 329। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 245, 245 का स्टॉप लॉस, 329 पर खरीदे। टारगेट ऊपर में बनेंगे इसके 450 रुपए से लेके 535 के, 455 एंड 535 ये दो टारगेट के लिए खरीदे। फिन निफ्टी का 27,000 का कॉल अनिल जी। बैंक निफ्टी के 57,000 के कॉल में खड़े रहने की मेरी सलाह है।
805 का टारगेट है, अभी भी 650 है, 555 पे दिया है हमने लगभग। फिर निफ्टी का टारगेट अचीव हुआ, फिर निफ्टी ने दिया। आई थिंक ये सभी में एक अच्छी तेजी देखने मिलेगी। निफ्टी में तो पहले ब्रेकआउट आया ही नहीं, तो वो जब आएगा तो और फायरवर्क्स वहाँ पे आपको आते हुए देखने मिलेंगे। जय, अगर वो तो मैं आपको गौर से देख लिया, नहीं मुझे ऐसा आज ऐसा लग रहा है कि पॉलिसी आप ही देने नहीं, आज इतने ज़्यादा तैयार होके ये तो 3 पीस सूट में, मुझे लगता है यही अटायर आपको ज़्यादा सूट करता है। देखो आपके सारे के सारे कॉल्स एकदम ज़बरदस्त रॉकिंग हो रहे हैं। बिल्कुल कोई खास मतलब पॉलिसी के हिसाब से या कोई बर्थडे वगैरह तो नहीं रखी आज? अनिल जी पॉलिसी के हिसाब से अनिल जी कहा था पीसीआर में, आपने भी अनिल जी कल ऑन एयर कहा था कि कल सब सूट में आना है, तो मैं तो अनिल जी तैयार होके आया, मतलब ब्रेकआउट का दिन है, एकदम रेडी होके आना है। और अनिल जी बेस्ट पार्टी हो गया कि इतना रेडी हो गया कि गवर्नर साहब ने बोनस दे दिया, अनिल जी रेट भी कट किया, सीआरआर भी कट किया। एब्सोल्युटली जबरदस्त पॉलिसी। और दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए बाजार निफ्टी बैंक निफ्टी जल्दी से बता दूं, इतिहास में दर्ज हो चुका है जो नंबर 55,534, ये है बैंक निफ्टी का, सॉरी 56,515, माफ कीजिए 55,534 आज का लो है, 56,515 अब तक 56,515 लाइफ हाई के नजदीक ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी। और निफ्टी ने 24,960 का जो लेवल इस वक्त आपकी स्क्रीन पे, आज का हाई यही है, डे हाई पर ट्रेड करता हुआ निफ्टी, लाइफ हाई पर ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी, 600 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हरियाली, और क्या चाहिए। ये है आज की बेहद दमदार पॉलिसी, शानदार पॉलिसी। अगर किसी को कोई और अपने विचार व्यक्त करने तो जल्दी से बताएं, नहीं तो मैं फिर समापन समारोह की तरह आगे बढ़ूंगा इस शो का। अगर कोई जी बंसल जी बोलिए। नहीं अनिल जी ये गलत है आपका, आप जय को बोल रहे हैं पूरा तैयार हो गए। अनिल जी सूट को मत देखें, यहाँ पे ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्होंने 2 बार फेस वॉश अनिल जी अच्छे से करा है, अच्छे से परफ्यूम वगैरह लगा के अनिल जी आए हैं, और अभी यहाँ से सीधा मंदिर जाएंगे। वो निर्जला एकादशी है, वहाँ पे वो जो दूध और रूह अफ़ज़ा बांटता है अनिल जी। अच्छा, पूरा अनिल जी रेडी होके आए हैं, तो ड्रेस उस तरीके से पहना है कि सारे काम दिन के आराम से हो जाए अनिल जी। हाँ ओके बढ़िया, चलिए बधाई आपको भी। मैं समझ गया, वैसे आप चिंता न करें, 57,500 का आपका बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो आने की तैयारी में, तब आपका सार्वजनिक अभिनंदन किया जाएगा बंसल जी, चिंता है। जी वागले साहब। अनिल जी मैं बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ ये हूँ, लेकिन मेरे पास एक व्यू है, अगर आप मेरे पास उसके लिए जी बताएं सर, बताएं जल्दी से बताएं, नहीं तो 25,000 हो जाएगा निफ्टी जल्दी से। अनिल जी मैंने आपको डिस्कनेक्ट होने के पहले पीएनबी हाउसिंग का जिक्र करते हुए सुना। मेरे लिए पीएनबी हाउसिंग का पैटर्न अभी 3% हायर है, मैं पोजिशनल कॉल दे रहा हूँ, बहुत अच्छा है। 1103 का भाव है, हो सकता है आपको एक 7-8 रुपए नीचे मिल जाए, यहाँ पे लेकर नीचे ऐड करना है। आपको 1087 के स्टॉप लॉस से लेना है। मेरा मानना है 1180 से 1200 का मेरा टारगेट है। टाइम फ्रेम 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस। ओके चलिए, तो जो कुछ एनबीएफसीज की हमने बात की उसमें से सबसे बेहतरीन मजबूत फंडामेंटल वाली एनबीएफसी चुनी है वागले साहब ने, और तकनीकी तौर पर तो चार्ट उनकी कोई सानी नहीं है। तो ये है पीएनबी हाउसिंग। माय गॉड क्या बात है, 4% ऊपर, बजाज फाइनेंस 4% ऊपर, क्या ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। गजब की पॉलिसी, गजब का एक्शन। आई करें समापन, और किसी के कोई विचार हैं, कोई कहना चाहें, रखना चाहें, जब हम शो आगे तो बढ़ा ही चुके हैं तो फिर क्या दिक्कत है, थोड़ा और ही बढ़ जाए। चलिए फिर विदा लेने का वक्त है। हमारे खास मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद, अतुल जोशी साहब, महेंद्र जाजू साहब, गुरमीत चड्डा साहब और बग्गा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज पॉलिसी में हमारा साथ देने के लिए। कुणाल जी, राकेश जी, जयठक्कर साहब और वागले साहब का भी दिल से आभार आज पूरी लंबी इनिंग खेलने के लिए। 25,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ निफ्टी, वाओ डे हाई पर इस वक्त, और जबरदस्त पॉलिसी और जबरदस्त एक्शन बाजार में। 56,500 पर फिर से बैंक निफ्टी, 750 अंकों का बड़ा उछाल और 750 अंकों पर सेंसेक्स है। शानदार तेजी, बेहतरीन खरीदारी भारतीय बाजारों में आरबीआई की दमदार पॉलिसी के बाद। ये वो पॉलिसी है जो काफी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। ऐसी पॉलिसी संजय मल्होत्रा साहब ने आज आपके सामने पेश की। चलिए, हर एक अच्छी चीज़ को भी थोड़ा समापन या विराम देने का वक्त आता है। इस बेहतरीन शो को भी आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं, विदा लेंगे आप सभी से, लेकिन देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ हर रोज की तरह होगा इस शो का समापन भी। आइए, जय हिंद।